Bismillahirrahmanirrahim. We are doing adjustments in final accounts. Today we are going to study the effects of doubtful debts and their treatment in final accounts. और इससे पहले हम काफ़ी एडजस्टमेंट्स देख चुके हैं और अब ये हम देखेंगे कि बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स और गुड डेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तीन टाइप्स के डेट्स हैं। बैड डेट्स जिस तरह के अपने नाम से जाहिर है, बुरा कर्जा। बुरा कर्जा अगर हम देखें तो बुरा कर्जा क्या होता है? बुरा कर्जा वो पैसे हैं जो कि हमें वापस नहीं मिलते अगर हम किसी को उधार दें। डाउटफुल डेट्स का मतलब ये है ऐसे कर्जे जिनकी उम्मीद है कि हमें मिलेंगे और नहीं भी उम्मीद कि वो हमें मिलेंगे। और गुड डेट्स का मतलब ये है कि ऐसे कर्जे जिनकी बहुत ज्यादा उम्मीद है हमें कि हमें वापस मिल जाएंगे। तो जब बिजनेसेस चलते हैं तो उधार पे सामान लिया भी जाता है और उधार पे सामान दिया भी जाता है। तो देयर आर चांसेस के बैड डेट्स भी उसमें जो है वो शुमार हों और आपकी बिजनेस के पैसे भी जो हैं वो मर सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से की जाती है उसको हम देख लेते हैं आज। कि अगर बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए मिले तो इसका मतलब ये है कि वो आपने बैड डेट्स को शुमार कर ली है, दे आर एक्सपेंसेस, और बैड डेट्स को आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखा हुआ पाया है। तो उसको हम सिर्फ सिंपली क्या करेंगे कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे और उसके अलावा हम इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमें ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स मिलते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो ट्रीटमेंट जितनी भी होनी थी, यानी कि डेटर्स मिसेस को कम करना था, वो भी हो चुका है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ मेंशन करेंगे। और अगर ये हमें मिलता है एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स की एंट्री सिर्फ दो एंट्रीज होंगी, क्योंकि हमें पता है कि एडजस्टमेंट के अंदर दो एंट्रीज हैं। हमें जब भी एडजस्टमेंट मिलती है तो एक उसकी एंट्री होती है या तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी और दूसरी एंट्री उसकी होगी बैलेंस शीट के अंदर। तो जब हमें बैड डेट्स मिलते हैं तो एक एंट्री जो हम उसकी करते हैं वो हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, और दूसरी रिकॉर्डिंग हम जब एडजस्टमेंट की करेंगे तो हम इसको डेटर्स में से हम इसको माइनस करेंगे। एसेट साइड के ऊपर डेटर्स आता है और डेटर्स हमारा एसेट है और एसेट को हम रिड्यूस करेंगे उस अमाउंट से जो कि हमें बैड डेट्स की मद में लिखी नजर आती है। इसके अलावा एक प्रोविजन बनाई जाती है। प्रोविजन का मतलब ये है कि हम आइडिया लगाते हैं कि हमारे कितने बैड डेट्स हो सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। कि प्रोविजन आप हर साल लेते होंगे, हम आइडिया लगाते हैं कि हर साल इतने पैसे हमारे जो हैं वो मर सकते हैं, इतने पैसे हमें रिकवर नहीं होंगे। तो उन पैसों के लिए हम प्रोविजन बना देते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो पैसे रिकवर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो पैसे हमें ना मिले तो उसकी वो प्रोविजन के अंदर हमारे ही वो बैलेंस आउट हो जाए। तो प्रोविजन की अगर हमें सिंपली वो ये कहता है कि आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है, और प्रोविजन की क्रिएशन का हमें बताएगा वो एडजस्टमेंट्स के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया होगा और उसके अंदर एडजस्टमेंट्स दी होंगी। जब एडजस्टमेंट में हमें बताएगा तो उसका मतलब ये है कि हमें प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है और उस फार्मूले को हम देख लेते हैं कि न्यू प्रोविजन जो कि अब हमें नहीं बताता है, नई प्रोविजन उसने बताई होगी परसेंटेज के हिसाब से कि आपने डेटर्स की इतनी परसेंटेज जो है वो प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो हम न्यू प्रोविजन में ऐड करेंगे बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर तो हमें ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट्स दिए हुए हैं तो उसको हम ऐड कर देंगे, या इसके साथ साथ अगर उसने हमें एडजस्टमेंट भी कोई बैड डेट्स दिए हैं तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, या इन दोनों में से अगर एक भी दिया हुआ है तो उसको हम ऐड कर देंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे इससे ओल्ड प्रोविजन।
तो जो अमाउंट आएगी वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। न्यू प्रोविजन की जो अमाउंट आती है, सपोज बैड डेट्स थे आपके 1 लाख, सॉरी डेटर्स थे आपके 1 लाख की, वो हमें कहता है कि 10% की आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो हमारी न्यू प्रोविजन होगी कितनी, 10,000 की। जब 10,000 के अंदर हम बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस सवाल के अंदर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स नजर आते हैं, उसको हम ऐड कर देंगे। और अगर कोई बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट के अंदर भी दिया हुआ नजर आ रहा है तो उसको भी हम अमाउंट को ऐड कर देंगे। सपोज बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए थे 500 के, और बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिए हुए थे 500 के, तो दोनों को मिला के हमारे 1000 हो गए, और टोटल हमारे जो प्रोविजन ओल्ड क्या न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स की अमाउंट बन गई 11,000। और उसके बाद हमने माइनस करनी है ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन ये हमें दी होगी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही। ट्रायल बैलेंस में अगर हमें जो दी है प्रोविजन, तो हम इसको माइनस कर देंगे। सपोज ये थी 4,000 की, तो हम 11,000 में से माइनस कर देंगे 4,000, और ये सारा ऑपरेशन कर रहे होंगे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर, और हम ये सारी वर्किंग वहां पे शो करवाएंगे। और जो बैलेंस आएगा 11,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, 7,000 आएगा। 7,000 को हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा जो वर्किंग है हमारी एसेट साइड के ऊपर, एसेट साइड के अंदर हम क्या करेंगे कि एसेट साइड के अंदर हमारे पास डेटर्स में से हम माइनस करेंगे प्रोविजन, और माइनस करेंगे अगर हमें सिंपली दिया हुआ एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। और इसकी ट्रीटमेंट जो है हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में इसकी ट्रीटमेंट दी हुई है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें बता रहा है जी कि how the following items will appear in profit and loss account। बैड डेट्स की अमाउंट उसने दी है हमें 1600 की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग का मतलब ये है कि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है हमें, और करंट ईयर की प्रोविजन दी है उसने 800। तो 800 के अंदर हम सिंपली ये न्यू प्रोविजन है, इसके अंदर ऐड किया बैड डेट्स को, तो 1600 को ऐड किया 2400 आ गया, और माइनस कर दिया हमने 2000 की जो है न्यू ओल्ड प्रोविजन। टोटल वर्किंग जो हमारी बैड डेट्स की आ गई है 400 की। और इसी तरीके से हमें एक और जो है वो इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर ये हमें नई चीज बताता है। वो ये चीज बता रहा है कि अगर करंट ईयर की प्रोविजन जो है वो लेस है ओल्ड प्रोविजन से, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। वो फिर वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाने के बजाय ये सारी तमाम की तमाम ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। क्यों? वो इस वजह से कि हमें इसमें फायदा हो रहा है। न्यू प्रोविजन जो है 1500 है, उसमें बैड डेट्स को ऐड कर दिए 3600 हो गए, तो टोटल हो गई 5100 की। तो माइनस की ओल्ड प्रोविजन 6000 की, तो हमें यहाँ पे बचत हो गई 900 की। तो हम लोग इसको फिर यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। याद रखिएगा इस को करने का असूल ये है कि अगर आपकी न्यू प्रोविजन जो है बैड डेट्स की वो लेस है ओल्ड प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स की, यानी कि अगर आप पुराना ऑपरेशन अगर जिस तरीके से आपने पुराना ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे किया था, न्यू प्रोविजन 1500 प्लस बैड डेट्स आपने 3600 की, ये 5100 आ गया, ये टोटल आपका कम है ओल्ड प्रोविजन से, तो आपने तमाम की तमाम अमाउंट यहाँ पे शिफ्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये थी जी बैड डेट्स की ट्रीटमेंट कि हम बैड डेट्स को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स और हैं। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा ये सवाल में पूछा जाता है कि बैड डेट्स की ट्रीटमेंट आपने किस तरीके से करनी है। और बैड डेट्स के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या टिपिकल एडजस्टमेंट्स आती हैं। मेजर आपकी एडजस्टमेंट जो है वो बैड डेट के साथ ही कंप्लीट हो जाती हैं, और मेजर के बाद जो हम माइनर एडजस्टमेंट्स देखते हैं उनको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, बैड डेट्स के बाद ठीक है जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये डेटर्स कहाँ आते हैं आपकी बैलेंस शीट के अंदर।
सन्ड्री डेटर्स को हमने देखा, यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट दे रहा है। पहले पढ़ लेते हैं क्या देता है जी। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज क्रिएटेड ऑन गुड डेट्स। ठीक है जी, ये बैड डेट्स के ऊपर क्रिएट नहीं की जाती, ये गुड डेट्स पे क्रिएट की जाती है। गुड डेट्स का मैंने ये बताया था आपको कि वो अमाउंट है जो कि हमें रिसीव होने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, और ये ट्रस्टेड बंदों को दिया हुआ उधार, और वो हमारा पैसा वापस करेंगे। अब गुड डेट्स की कैसे अमाउंट निकलती है, टोटल डेटर्स में से माइनस करेंगे बैड डेट्स इन एडजस्टमेंट इफ एनी, और माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो रकम आ जाएगी जो जो कि हम लोग सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट लिखते हैं एसेट साइड के ऊपर। अब जब एसेट साइड के ऊपर उसकी अमाउंट लिखेंगे तो अब जाके कहीं हम इसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे, किस चीज की, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब वो अमाउंट आएगी, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि उसने हमें कहा कि जी आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। हम प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम एक और रिजर्व उसमें बना लेंगे, और उसकी अमाउंट जो है हम उसको भी माइनस कर देंगे, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अलाउइंग डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स। इसका मतलब ये है कि गुड डेट्स को ही हम लोग कंसिडर करेंगे कि कोई हम उसके ऊपर डिस्काउंट दें या उसके अंदर हम प्रोविजन क्रिएट करें, क्योंकि बैड डेट्स तो हमें मिलने ही नहीं है, उसके ऊपर हम किस चीज का डिस्काउंट देंगे। अब ये एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट आ गई 10,800, आपको बैड डेट्स एडजस्टमेंट के अंदर दिए हुए हैं 800, आपने उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 2% हमने निकालनी है। जब हमने इसको सन्ड्री डेटर्स के साथ माइनस कर दिए बैड डेट्स, तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो आई 10,000। अगर हमें कोई प्रोविजन क्रिएट करने का ना बताता तो हमने यही 10,000 की अमाउंट जो है वो सिंपली एसेट साइड के ऊपर मेंशन कर देनी थी। लेकिन हमें वो बताता है कि आपने डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन क्रिएट करनी है, और डाउटफुल डेट्स का मतलब ये है कि ऐसी प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे ये पैसे भी हम समझ लो कि हमें रिसीव नहीं होंगे, और हम नेट जो है उसको इसको भी माइनस कर देंगे 5% लेके 10,000 का। 10,000 का 5% बनता है 500, उसको माइनस किया तो 9,500 हमारे पास आ गए। अब हमें पूरी उम्मीद है कि 9500 की जो रकम है, ये बहुत अच्छे कर्जे दिए हुए हैं हमने, और अच्छा कर्जे का मतलब ये है कि इसकी रकम हमें वापस मिलेगी। वो हमें कहता है कि 9,500 के ऊपर आपने जो है वो प्रोविजन क्रिएट करनी है, और प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है, 2% ऑन डेटर्स। 2% की हमने प्रोविजन कैसे क्रिएट करनी, 9,500 का 2% लेंगे और फिर उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, और जब हम 9,500 में से 2% माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल अमाउंट हमारी आ जाएगी। तो ये था जी हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल सॉरी प्रोविजन फॉर डेटर्स। उसके बाद हमने देखा डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी देख लिया हम लोगों ने अब, और अब हम देखते हैं जनाब कि क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स किस तरीके से हम करेंगे। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनके हमने पैसे वापस करने होते हैं, और बहुत से चांसेस में ऐसे होता है या तो हमें डिस्काउंट मिल जाती है वहां से, कि हम उन्हें वो कहते हैं कि जनाब आप हमें कैश पेमेंट करें, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको उसके ऊपर से जो हमने अगर 24,000 रुपया अमाउंट लेनी है, और तो आप हमें ये फौरी तौर पे कैश पे करते हैं, हम आपको 3% जो है डिस्काउंट दे देंगे। 3% का मतलब है 720, और 720 हमें 24,000 की बजाय हमें 23,000 समथिंग जो है अमाउंट हमें वापस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें वहां से फायदा हो गया, और ये फायदा हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, ये अमाउंट हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स में से 24,000 में ऐसे माइनस कर देंगे 720। तो और दूसरा ये है कि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट कर देंगे। और ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास हम देखते हैं कि हमें वो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, प्रोवाइड ऑन डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% एंड फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 3%, और
ये है जी हमारी 5 एडजस्टमेंट्स में से हमारे पास 2 एडजस्टमेंट्स जो बता रहा है वो प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% एंड फॉर डिस्काउंट एट सन्ड्री डेटर्स, ये दोनों एडजस्टमेंट उसने हमें बता दी हैं। और क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये 2 एडजस्टमेंट, इसके अलावा जो ये डेप्रिसिएट बिल्डिंग है, मशीनरी है और फर्नीचर है, इसको देख लेते हैं हम। बाकी जो 2 एडजस्टमेंट्स हैं हमने देखी हुई हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर हम लिखेंगे और एक एसेट साइड के ऊपर हम लिख देंगे करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद वेजेस पेएबल कहाँ पे हम लिखते हैं, वेजेस पेएबल को हम मेंशन करते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे हम इसको ऐड कर देंगे। और दूसरा ये है कि हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, ये हम इसको लायबिलिटी साइड के अंदर हम इसको मेंशन कर देंगे 3000 के साथ। ये 2 एडजस्टमेंट ये हो गई। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 2%, इसका मतलब है बिल्डिंग की अमाउंट कितनी हमारे पास, यहाँ पे बिल्डिंग की अमाउंट है 80,000 की। 80,000 का 2% अगर हम लें तो वो बनता है जी मेरा ख्याल है जी ये बन जाएगा 1600 के करीब। मैं एक दफा कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। 80,000 इंटू 0.02 मैंने किया जी, 1600 भी बना। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं ये एडजस्टमेंट किस तरीके से लिखनी चाहिए मुझे, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे 1600 को मेंशन कर दूंगा और एसेट साइड में जाके मैं 80,000 में से माइनस करूंगा 1600, तो जो रकम मेरे पास आएगी उसको मैं एसेट साइड पे लिख देता हूँ। और वो रकम कितनी आती है, वो रकम आती है जी 78,400 की अमाउंट से मैं एसेट साइड के ऊपर मेंशन कर दूंगा बिल्डिंग को। इसी तरह जी मशीनरी है, मशीनरी है जी 36,000 की। मशीनरी की डेप्रिसिएशन है 5% की। 36,000 मशीनरी है 36,000 की। अब 36,000 का मैंने लेना है 5%, तो मैं 0.05 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1800 आ जाएगा। 1800 को मैं मेंशन कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। एडजस्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हमने एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है। और दूसरा मशीनरी में से मैं एसेट साइड पे मशीनरी लिखी होगी 36,000, और उस 36,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 1800 को। तो 36,000 में से जब मैंने 1800 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 34,200, और 34,200 को मैं मेंशन कर दूंगा एसेट साइड के ऊपर मशीनरी के ऐड में। और इसी तरीके से फर्नीचर की मैं एंट्री करूंगा, और फर्नीचर के बाद मैं देखता हूँ जी डाउटफुल डेट्स की तरफ आ जाते हैं। डाउटफुल डेट्स को हम ट्रीट कैसे करेंगे और डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स किस तरीके से ट्रीट करेंगे हम देख लेते हैं जी। अब ये सवाल के अंदर हमारे पास ये सवाल है जी कैपिटल, इसमें सन्ड्री डेटर्स हमें बता रहा है डेटर्स हमारे एसेट हैं 33,600 है। इसके अलावा इसने डेटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं दी। तो 36,000 के साथ 33,600 के साथ हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे बैड डेट्स नजर आ रहे हैं, हमें यहाँ पे बैड डेट्स नजर नहीं आ रहे। हमें यहाँ पे कोई प्रोविजन क्रिएट की हुई नजर आ रही है, ओल्ड प्रोविजन, तो हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन कोई भी नहीं दी हुई नजर आ रही। और हमने क्या करना है, सिंपली 33,600 को ट्रीट करना है। अच्छा जी, इस सवाल में एक छुपी हुई भी एडजस्टमेंट है, और वो छुपी हुई एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ वो, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस तरीके से किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये न्यू प्रोविजन है हमारी 33,600 है। 33,600 की ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, मैं आपको ले चलता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ। दो ट्रीटमेंट्स आएंगी जी प्रोविजन की 33,600 की, ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है। 33,600 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1100 उसने किया है, और 1100 को क्यों किया है उसने, मैं अभी आपको बता देता हूँ जी। Provision for doubtful debts 33,000 33,000 नो जी
33,600 सॉरी 600 का हमने कितना परसेंट लेना है जी प्रोविजन के अंदर? $33,000 इंटू 0.05 ये बन गया जी। अगर हम 33,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 से तो हमारे पास सिंपली जो अमाउंट निकल के आ जाती है वो 1680 है। मैं एक दफा करके भी दिखा देता हूँ जी आपको। 33,600 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज इक्वल टू 1680। 1680 की जी ये हमारे पास डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन है। एडजस्टमेंट्स का याद रखिएगा दो जगह पे आती हैं। ये 1680 को हम माइनस कर देंगे 33,600 में से हम माइनस कर देंगे 1680। एसिड साइड की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको सारी तमाम की तमाम दोनों एडजस्टमेंट सिखाने लगा हूँ। पहले हम दिखा रहे हैं एसिड साइड के ऊपर। एसिड में जब हमने डेटर्स को रिकॉर्ड किया, डेटर्स में से हमने माइनस करना है हमारी न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन का मतलब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%। अब ये जो अमाउंट आई है 31,920, इसके ऊपर हमने ये पता चल गया हमें कि ये गुड डेट्स हैं। अब गुड डेट्स के ऊपर हमने लेनी है डिस्काउंट एट 5% ऑन सैंडरी डेटर्स। इस अमाउंट के ऊपर हमने 0.05 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये जब हमारे पास आई 1596, इसको माइनस कर देंगे 31920 से, तो हम लोगों ने 30,324 रुपए की अमाउंट आई है। और ये अमाउंट है जो कि हम लोगों ने एसिड साइड के ऊपर मेंशन करनी है, 30,324। ठीक है जी, ये अमाउंट यहाँ पे आ गई। ये तो हो गई जी फर्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है जी। सेकंड एडजस्टमेंट इसकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने देख रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो पहले हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट की थी वो उसने इस तरह ही मेंशन कर दी है। और ऑन डेटर जो हम लोगों ने 5% का लिया था वो भी इसने इसी तरह ही मेंशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पे ये 1 जो है ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये 1100 नहीं है, इसको 1596। ये दोनों अमाउंट्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये हमें मिल रही हैं हमारे एडजस्टमेंट के अंदर जो हमें अमाउंट्स दी हुई है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीट किया है। ये एक अमाउंट है 1680 और एक है 1596। ये दोनों जी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिए और इसको हमने फिर रिकॉर्ड कर लिया 1596 और 1680। मैं आपको सवाल हल करके इसलिए नहीं दे रहा कि आई वांट यू कि आप लोग जो है इसके सवाल आप हल करें और आपको जो प्रॉब्लम आएगी अब आपने वो फिर मेरे साथ डिस्कस करनी है। खैर ये था जी ये प्रोविजन का। अब वो कहता है जी क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसकी भी दो जगह पे एडजस्टमेंट आएगी, क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की। और दो जगह पे एडजस्टमेंट क्या आएगी? एक आएगी जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर, वो हम क्रेडिटर्स की अमाउंट पर 3% लेंगे। क्रेडिटर्स देख लेते हैं जी। क्रेडिटर्स है हमारे 25,000 के, 25,000 के ऊपर हम लोगों ने 3% लिया तो कितना आता है जी? 25,000 इंटू 0.03 इज इक्वल टू 750। ये 750 हम लिख देंगे डायरेक्टली क्योंकि ये हमने डिस्काउंट की प्रोविजन क्रिएट की है। तो सॉरी डिस्काउंट हमने ऑन क्रेडिटर्स दिया है 750 का। हम डिस्काउंट अगर हमें मिलता है क्रेडिटर से तो वो हमारा प्रॉफिट है, इनडायरेक्ट इनकम है हमारी, और इसको हम मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर। और दूसरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी? हम क्रेडिटर्स लिखते हैं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी में हमारे 25,000 क्रेडिटर्स थे और 25,000 में से फिर हम इस तरह माइनस करके 750 था जी, 750 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 24,250 की अमाउंट जो है वो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड के, सॉरी लायबिलिटी साइड के अंदर, क्रेडिटर्स की अमाउंट के अंदर। और ये है जी लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स में से 25,000 में से माइनस किया हमने 750, तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो है हमारी 24,250 की।
अब मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर कुछ जो है वो हिडन हमें नजर आ रही है एक एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट क्या है? इसमें ये बता रहा है कि इसने एक इन्वेस्टमेंट की है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 10% के हिसाब से। अगर आपने किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई 10% के हिसाब से, तो इसका मतलब है 16,000 के ऊपर हमें मिलेगा 10%। 16,000 के ऊपर अगर हमने 10% लेते हैं तो वो बनता है 1600। तो ये क्योंकि डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने ये इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर ये क्रेडिट साइड पे लिखा होगा तो इसका मतलब हमने गवर्नमेंट से उधार पे लिया हुआ है या कहीं से, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। लेकिन क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्वेस्टमेंट जो है ये डेबिट साइड पे लिखी हुई है, और इन्वेस्टमेंट बिजनेस का एसेट होती है, हमेशा याद रखिएगा। बाज़ ये लिखा हुआ है 10%, सिंपली हमें लिखा आता है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो हमें आइडिया करना मुश्किल हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है। लेकिन आपने याद रखिएगा कि इसका मतलब ये कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, जो कि 10% के हिसाब से है। तो 16,000 का 10% लिया हमने तो वो बना 1600। तो ये 1600 क्या है? 1600 हमारा इनडायरेक्ट प्रॉफिट है। और इनडायरेक्ट प्रॉफिट को हम कहाँ पे लिखते हैं जी? जी बिल्कुल, हम इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो हम 1600 को लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। और दूसरी एडजस्टमेंट इसकी क्या करेंगे, क्योंकि अब रिसीवेबल है तो हम एसेट साइड पे इसको हम अपना एज अ डेटर या फिर अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे 1600 को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि एक तरफ से हमारी इनकम हो गई है और दूसरी हमारी ये अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, तो हमारा ये एसेट है। ये हम लोगों ने यहाँ पे 1600 को मेंशन किया। और दूसरा हम कहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जी? दूसरा हम 1600 को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे, यहाँ पे 1600। इसमें एक और चीज हमें नजर आ रही है, ये इनकम टैक्स को माइनस किया जा रहा है कैपिटल में से, कैपिटल की अमाउंट में से माइनस किया जा रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमेशा यही चीज कंसिडर की जाती है कि अगर आपने को टैक्स देना है तो दैट इज योर पर्सनल सॉर्ट ऑफ टैक्स। वो अगर आप बिजनेस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो आपने अपने कैपिटल में से उसको टैक्स देना है, और हम उसको वहीं पे जाके इस्तेमाल करेंगे। In case of sole proprietor and partnership business, income tax is not regarded as an expense for the business. It is regarded as a personal expense of the owner, like drawings. So it will be deducted from capital in balance sheet. ये आज बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो किस्म की जो है हमारी ये एक जो एक्सरसाइज थी, और इसको आपने जरूर करना है घर पे प्रैक्टिस एक दफा। इसको एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 एडजस्टमेंट्स के साथ साथ एक एडजस्टमेंट और है। एक चीज मैं रिपीट करता चलूं कि जब भी आपने एडजस्टमेंट करनी है, आपको कुछ चीजें एडजस्टमेंट में दी जाती हैं, तो उसको हम एक जगह पे नहीं लिखते हैं, हम उसको 2 जगह पे लिखते हैं। ठीक है जी। अब देख लेते हैं जी सम टिपिकल प्रॉब्लम्स इन फाइनल अकाउंट्स। इसमें फाइनल अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम आती है? विड्रॉल ऑफ गुड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज। ठीक है जी। अगर कोई मालिक जो है वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए कोई गुड्स लेता है बिजनेस में से, तो हम क्या करते हैं? ये अब मैं 2 चीजें बता रहा हूँ आपको। अगर तो वो पैसे लेता है तो पैसे तो सिंपली हम यहाँ से कैश तो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। लेकिन अगर वो पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई सामान ले लेता है और ये हमें एडजस्टमेंट में दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे? परचेजेस में से लेस करेंगे उस ड्राइंग्स को। याद रहे, वो सामान की सूरत में अगर वो लेता है तो हम लोग उसको परचेजेस में से माइनस करेंगे। और ये हमें एडजस्टमेंट के अंदर ये जो है हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। बट इफ ड्राइंग्स आर मेंशन्ड इन एडजस्टमेंट, then drawings are first deducted from purchases in trading account and then are deducted from capital in balance sheet. Goods taken away by the proprietor from private use are treated as drawings and are debited to drawings account. ठीक है जी। अगर तो सिंपली ये ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो फिर तो हमें कोई इतनी कुछ ज्यादा चीजें करने, 2 एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ से लेस करेंगे ड्राइंग्स को। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि गुड्स आप लेके गए पर्सनल यूज के लिए, तो फिर ये एक एडजस्टमेंट बनेगी जो परचेजेस में से हम इसको माइनस करेंगे। और जी लॉस ऑफ गुड्स के अंदर हम देखते हैं जी नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस की सूरत में
there is no need of passing separate entry for this type of loss. It will automatically be adjusted. ये automatically adjust हो जाएगा. और abnormal loss में abnormal loss की हम सवाल करेंगे तो मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा, लेकिन आपको ये बता देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की ये आपको डेबिट साइड पे हम इसको मेंशन करेंगे. और if loss is not covered by insurance, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम इसको मेंशन करेंगे. इसकी डबल ट्रीटमेंट होती है जी. इसको मैं जब हम इसका सवाल हल करेंगे तो मैं आपको लाजमी सिखाऊंगा, क्योंकि इट्स टू मच फॉर टुडे. आपने अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वगैरह सीख लिया है तो वो ही आज के दिन के लिए आपके लिए काफ़ी है. और ये इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो एक सवाल हल करेंगे. और सिंपली एक और चीज़ बताता चलूँ कि याद रहे, आपने एडजस्टमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई आइटम दी होगी तो उसी को हम दो जगह पर ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में दी होगी तो उसको हम सिर्फ एक जगह पे ही मेंशन करेंगे. ठीक है जी. उसकी मिसाल एक ये है कि अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हो ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे? उसको हम क्या करेंगे जी, उसको हम लोग किधर लिखना चाहिए हमें, या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखें या हम एसेट में लिखें? जी, इसको हम लिखेंगे इट विल ओनली बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. इसको हम एज एन एसेट ट्रीट करेंगे. इट विल नॉट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट as it has already been deducted from purchases on the debit side of trading account. हम लोग असल में कर क्या रहे होते हैं, हम नेट परचेजेस निकाल रहे होते हैं कि हमारे पास सामान कितना बच गया, और सेल्स में से उसकी अमाउंट जो है वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया है. तो अगर इन केस हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक दे दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से ही हो चुकी हुई है, और हम इसको सिंपली एक जगह पे मेंशन करेंगे ट्रायल बैलेंस की वजह से, और ट्रायल बैलेंस की वजह से हम इसको सिंपली अपने एसेट में मेंशन कर देंगे. चलें जी, इतना ही था आज का लिए. आपका लेक्चर काफ़ी जो है वो हैवी हो गया आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में इंशाल्लाह हम देखेंगे जो नई एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं. और आपके लिए आज थोड़ा सा होमवर्क भी है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी नाउ. ठीक है जी.